राज्य के, शहर के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके साथ इत्तेफाक रखने की कोशिश करता हूँ। नाइनटीन 79 की बात है और उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तो हमने उस ज़माने का और उस दौर का देहरादून देखा हुआ है। थोड़े से बनमौजी हैं, थोड़े से मतवाले हैं, हम देहरादून वाले हैं, हम देहरादून वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ज़्यादातर मैं अपनी शायरी बोलती हूँ, लेकिन आज रस्किन बॉन्ड साहब की कही हुई ये डर्ज ऑफ देहरादून से मैं शुरू करना चाहूँगी। दैट I wonder where the green grass went, all buried under the new cement. What grows so fast before my eyes? A garbage dump, a million files. In this place you celebrate, in pose you made, it sounds so great. देहरादून कल, आज और आने वाला कल। जो देहरादून में रहते हैं, जो देहरादून के लोग हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी नहरों से उछलती खेलती ग्रीन सिटी, जिसे हम रिटायरमेंट सिटी के नाम से जानते थे, उस देहरादून को भी देखा है। हम आज भी देख रहे हैं और एक अच्छे फ्यूचर की कामना करते हुए आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हैं अनूप नौटियाल सर। सर, स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर। फॉर द ऑडियंस, मेरा पहला सवाल जो सबके लिए सेम होता है कि कौन है अनूप नौटियाल जी? मैं देहरादून और शहर का और उत्तराखंड राज्य का एक नागरिक हूँ और राज्य के, शहर के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके साथ इत्तेफाक रखने की कोशिश करता हूँ। तो यही मेरा एक संक्षिप्त परिचय है। मुझे यहाँ रहते हुए, हमारे परिवार को और मुझे यहाँ रहते हुए कुछ समय हो गया है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और अगर इसको और आगे बढ़ाऊँ तो जैसे जब मैंने सामाजिक मुद्दों की बात करी, तो चाहे हम शहर हित की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इन तमाम किस्म की चीज़ों में एक रुचि है। आपने कहा बहुत साल हो गए आपके परिवार को यहाँ रहते हुए, और मुझे भी, मैंने मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जन्म यहीं, सब कुछ मेरा यहीं पे है। तो सर, क्या आपको वो देहरादून भी याद है जब हम जाखन जाते थे तो आगे सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देते थे, और अब हम मसूरी भी पहुँच जाते हैं तो हमको जंगल दिखाई नहीं देता है? देखिए, वो तो एक खोया हुआ देहरादून है, ये दून है। और मेरे फादर जब रिटायर हुए थे, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बोलूँ तो 1979 की बात है और उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तो हमने उस ज़माने का और उस दौर का देहरादून देखा हुआ है। और बहुत सारी खैर चीज़ें पिछले 4 दशकों में हम सभी के सामने हुई हैं। तो जैसे देहरादून की जब एक डिस्क्राइब भी किया जाता है तो उसको बड़ा क्लीशेड कहते हैं, जो रस्किन बॉन्ड साहब की कहीं ना कहीं उनकी पंक्तियों में भी झलका है, अ सिटी ऑफ ग्रीन हेजेस एंड ग्रे हेयर। तो और आपने भी अभी रिटायरमेंट का आपने जैसा कहा, तो ये उसका वो एक चार्म था, उसकी एक वो आइडेंटिटी थी, उसकी वो एक पहचान थी। लेकिन ये तो सब अब जो है इतिहास के पन्नों में चला गया है ये। तो इस 20 साल में क्या क्या बदला देहरादून में सर, और आज हमारी स्थिति क्या है? देखिए, अगर एक बड़े ऑब्वियस से स्टार्ट करें, एक बुनियादी बात से शुरू करें, तो पिछले 4, 3, 2, 1 दशक में देश की जनसंख्या बहुत बड़ी तरीके से बढ़ी है। और ये विशेष तौर पर उत्तराखंड के संदर्भ में, देहरादून के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जब जनगणना जब देश में होती है तो 2001 में हुई, फिर 2011 में हुई, पिछले अभी हाल में तो सेंसस नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं अगर 2001 से 2011 की बात भी करूं और मोटी बात करूं, तो उत्तराखंड राज्य में जो जनसंख्या बढ़ी थी वो देश की जनसंख्या से उसका औसत ज़्यादा था। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, सिर्फ एक सवाल सर, जनसंख्या हमारे राज्य की, और क्योंकि दिल में धड़कता है देहरादून, जैसे आपने कहा कि अब तो वो इतिहासों के पन्नों में चला गया, पर मुझे लगता है अभी भी देहरादून वालों के दिल में धड़कता है वो पुराना देहरादून। तो क्या आपको ये लगता है कि हमारी जनसंख्या और बाहरी लोगों के आने से भी बढ़ी? मतलब हमने खुद ने तो अपनी जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ाई होगी, मुझे लगता है। देखिए, फिर वो एक बड़ा, मैं उस आपके सवाल पर आता हूँ, लेकिन मैं पहले कुछ आंकड़ों के साथ में भी, तो 2001-2011 में पहली बात तो हमने कहा उत्तराखंड की बढ़ी। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य की जब हम बात करते हैं तो हमारे, जैसा हम सब जानते हैं, मैदानी जिले हैं और पर्वतीय जिले हैं। तो विशेष तौर पर जो हमारे मैदानी जिले हैं और जो उसमें जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, तो यहाँ पर 30% से ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या
जनसंख्या वृद्धि हुई थी। अब मैं अगर आपके सवाल पर आऊँ तो हमने बहुत सारे अलग अलग शोध भी हम लोग करते हैं, और जो पिछले साल प्रदेश में जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी हमने एक शोध करके ये पाया था, क्योंकि 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और गोवा। तो 2012 से लेकर 2022 तक जो सर्वाधिक वोटर बढ़े थे वो इन 5 राज्यों में 30% की वोटर वृद्धि उत्तराखंड राज्य में हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती आज उत्तराखंड राज्य के सामने है, और उस उत्तराखंड राज्य की चुनौतियों से फिर जब हम देहरादून के अंदर आते हैं तो देहरादून शहर की विधानसभा सीट्स हैं। मुझे मालूम है आज हम राजनीति को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, हम देहरादून की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको उस चश्मे से समझने की बड़ी गंभीर ज़रूरत प्राची जी है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। तो ये जो सवाल था कि भाई एक चाहे वो जनसंख्या है, निश्चित तौर पर एक बड़ा जो फैक्टर देहरादून के ग्रोथ का है, अब आप उसे ग्रोथ बोल लीजिए, विकास बोल लीजिए, या आप उसको कुछ भी बोल लीजिए, टूरिज्म उदाहरण के तौर पर तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में, उत्तराखंड राज्य में, देहरादून में टूरिज्म बड़ा है, पर्यटन बड़ा है। इसके अलावा देहरादून की एक बड़ी पहचान एक एजुकेशन सिटी के तौर पर है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बिजनेसेस, ये वो, यूथ, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। आज राजधानी भी पिछले, भले ही उत्तराखंड राज्य की कोई राजधानी नहीं है, लेकिन जो प्रोविजनल कैपिटल है वो देहरादून है। तो ऐसे बहुत सारे पुश एंड पुल। और आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा। उत्तराखंड राज्य की एक जो बहुत बड़ी एक और जो चुनौती और चिंता है वो पलायन को लेकर के है। तो मैं इस बात के साथ में देहरादून के संदर्भ में, आप ये कल्पना करिए देहरादून है, तो देहरादून में ऊपर से भी प्रेशर है, पर्वतीय जिलों से लोग आ रहे हैं, और विशेष तौर पर ये जो उत्तराखंड से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं और देश के अन्य इलाकों से भी जो लोग बॉर्डर है वहाँ से भी लोग देहरादून आ रहे हैं। तो एक किस्म का सैंडविच इफेक्ट जो है वो देहरादून में देखने को आ रहा है। ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए जो है देहरादून कहीं ना कहीं आपको क्लटर होता हुआ दिखाई देता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो सिर्फ जनसंख्या के साथ सिर्फ लोग नहीं बढ़ते हैं, जनसंख्या के साथ उतने लोगों की गाड़ियाँ बढ़ती हैं, उतने लोगों के बच्चे बढ़ते हैं, उतने लोगों का जीवन व्यापन के लिए व्यापार बढ़ता है, या एटलीस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और एक शहर की टाउन प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है जब इस तरीके की पॉपुलेशन, क्योंकि आ ही रही है ही रह रही है, सांस ले रही है रोज़। तो अभी अप्रैल 2013 में मास्टर प्लान ऑफ देहरादून करके एक आंदोलन कह लीजिए टाउन प्लानिंग का, जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आपके नज़रिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या MDDA ने जारी किया था, और उसमें मतलब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्या था वो मास्टर प्लान? देखिए, वो 316 पन्ने का एक मास्टर प्लान, ये देहरादून मास्टर प्लान, और जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस शो में, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक 316 पन्ने का, प्राची जी, एक मास्टर प्लान आया था। लेकिन मेरी एक बहुत ख़राब आदत है, मैं सवाल का जवाब देते हुए इधर उधर चले जाता हूँ। तो आपने जब सवाल पूछा तो आपने एक गाड़ियों का जिक्र किया था, तो मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उस समय राज्य में 4 लाख पंजीकृत गाड़ियाँ थी। पिछले 20-22 सालों में 33-34 लाख गाड़ियां उत्तराखंड राज्य में हो चुकी हैं, और लेकिन सड़कों का जो जाल है वो मात्र दुगना या तिगुना हुआ है। तो गाड़ियां तो आपकी 8 गुना बढ़ गई, लेकिन सड़कों का जाल आपका इतना बड़ा। तो इसीलिए आज जो ट्रैफिक और पार्किंग, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या देहरादून शहर की बन चुकी है। खैर, हम वापस मास्टर प्लान में लौटे हैं। तो ये 316 पन्ने का मास्टर प्लान था, और ये 1 अप्रैल को ये पब्लिक डोमेन में आया था। MDDA, जिसे मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका नाम है। मुझे लगता है आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि ये मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी है। तो ये भी एक पहलू जब हम शहर की बेहतरी की बात करते हैं। और मेरा तो यही गुजारिश रहेगी कि भाई हम आज फीडबैक भी अगर लें तो कंस्ट्रक्टिवली इस फीडबैक को लें। आप और हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपकी और हमारी सोच यही है कि हम चीज़ों को बेहतर कैसे बना सकें। खैर, वापस इस पर लौटें तो ये 316 पन्ने का डॉक्यूमेंट है। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें थी, और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंताएँ भी देहरादून शहर में हुई, लोगों में इसको लेकर बड़ी अनसर्टेनिटी भी हुई, और उसके बहुत सारे इश्यूज़ थे। हमारे पास समय की बाध्यता है, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताऊं, बड़ा छोटा सा एक ऐड आया कहीं पर, जबकि MDDA के फेसबुक पेज में 37,000 लोग हैं, उन्होंने इसको लोगों के साथ में बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं किया। MDDA ने कोई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी, कोई
पब्लिक के साथ में कंसल्टेशन नहीं हुआ। तो जब हम एक शहर की प्लानिंग करते हैं, टाउन प्लानिंग करते हैं कि टाउन किसका है, टाउन आपका मेरा इस शहर के बाशिंदों का टाउन है, यहाँ के 12-13 लाख लोग जो रहते हैं उनका शहर है, तो आप उन लोगों से ही बात नहीं करेंगे और आप एक प्लान बना देंगे। तो इसको लेकर के हमने बात करी। ये मास्टर प्लान जो है अंग्रेज़ी में बना हुआ है। देहरादून में अधिकांश लोग जो है हिंदी भाषी लोग हैं, उत्तराखंड में हिंदी में बातचीत होती है। तो ऐसे करके बहुत सारे इसको लेके पहलू थे। इसमें प्लानिंग, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, डेमोग्राफिक, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स थे। लेकिन एक मैं आपको उदाहरण दूंगा और आपको बड़ा चिंताजनक उदाहरण लगेगा। उदाहरण ये है प्राची जी कि इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन एक जो विज़न होता है, एक शहर का एक विज़न होना चाहिए, कल्पना होनी चाहिए, वैसा कोई ओवर आर्चिंग विज़न इस डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाई दिया। खैर, मैं एक बात को बोल करके इसको समाप्त करूंगा और वो आपको, जैसा मैंने कहा कि वो बड़ा आपको वरी भी करेगा। इसमें एक जगह हमें ये जानकारी दी गई कि वर्तमान में जो देहरादून में घर बने हुए हैं 1,25,000 घर हैं। मैं आपको उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट में नहीं जाऊँगा। 1,25,611 अगर हम बोलें तो उनका कुछ प्रोजेक्शन है कि अगले 20 सालों के बाद में देहरादून शहर में 4,37,000 घर और बनाने पड़ेंगे। मैं इस बात को दोहरा देता हूँ, आज 1.25 लाख घर हैं और आपको 4 लाख घर और बनाने हैं। अब आप देहरादून में रहती हैं, जो हमारे दोस्त लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग देहरादून रहते हैं। मैं आपसे भी सवाल करना चाहूँगा और आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप भी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर आज 1,25,000 घर देहरादून में हैं तो 4 लाख घर कहाँ बनेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता है यहाँ की। चाहे हम ग्रीनरी की बात करते हैं, यहाँ की आबो हवा की बात करते हैं, एक मिक्स लैंड यूज़ को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ और हमने भी इसको बड़ा हाईलाइट किया। आज हम रिहायशी इलाकों में रहते हैं तो हमारे रिहायशी इलाकों में खाली हमारे घर बने हुए हैं, लेकिन इस मास्टर प्लान की परिकल्पना ये है कि उनमें से बहुत सारे रिहायशी इलाकों में कमर्शियल डेवलपमेंट भी होगा। अब आप कल्पना करिए कि आपके घर के बगल में अगर एक बार बन जाता है या होटल बन जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने देखने को आएंगे। तो ऐसे तमाम पहलू हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पर अंत ये बोल करके करना चाहूँगा कि MDDA ने पब्लिक कंसल्टेशन इनवाइट किया था। लगभग 800 लोगों ने अपनी आपत्ति और अपने सुझाव MDDA को प्रस्तुत किए हैं। ये पब्लिक डोमेन में बात आ रही है कि MDDA 800 लोगों से बात करेगा और उसके बाद में आने वाले समय में एक मास्टर प्लान सामने आएगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी मास्टर प्लान आए वो बदलाव के साथ आए और एक बेहतर मास्टर प्लान देहरादून शहर के लोगों के लिए सामने आए। और स्मार्ट सिटीज़ जैसे कि सर चंडीगढ़ है या बैंगलोर है या ऐसी और जिन्हें हम स्मार्ट सिटीज़ का दर्जा दे सकते हैं, उनमें और देहरादून के डेमोग्राफ में एक्चुअली बहुत डिफरेंस है। हम एक वैली हैं, पहाड़ी स्टेट हैं। तो आपकी नज़रिए से हम अगर फ्यूचर देखें अपने देहरादून का आज से 5 इयर्स के बाद या 6 साल बाद, तो कहाँ देखते हैं आप स्मार्ट सिटी को? प्राची जी, अभी तो स्मार्ट सिटी तो आजकल देखिए देहरादून बड़ा फेमस है आजकल इंस्टाग्राम में, खासकर जो हमारे युवा साथी हैं बहुत सारे मीम बनाते रहते हैं। और 2 रोज़ पहले आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया तो एक बड़ा मीम बड़ा वायरल हो रखा था इंस्टाग्राम में, हो सकता है आप लोगों ने भी उसको देखा हो या शेयर किया हो, जहाँ पर रिस्पना पुल में कुछ गाड़ियाँ जो हैं फंसी हुई हैं। 2, 3, 4 घंटे की बरसात में पूरा जो शहर है वो डूब जाता है। तो मैं ये फील करता हूँ कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो दुखी भी है। भाई आप दुखी हैं, अब आप क्या करेंगे, आप दुखी भी हैं, आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, आप नाराज भी हो रहे हैं कि ये आप रो भी रहे हैं और आप नेचुरली हर कोई चाहता है कि भाई बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। तो ये चैलेंजेस हैं भाई, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे हम स्मार्ट सिटी बोलें, कुछ भी बोलें। अब जैसे चाहे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, हम ट्रैफिक की बात करें, हम कचरा प्रबंधन की बात करें, वेस्ट के मामले में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। इस छोटे से शहर में हर रोज़ लगभग 4 लाख 5 लाख किलो कचरा पैदा होता है। 4 लाख 5 लाख किलो कचरा पैदा होता है। तो मैं इसको भी लेकर के एज सिटीजन्स हम लोगों को अपनी और सेंसिटिविटी बनाने की ज़रूरत है। क्या हम व्यक्तिगत तौर पर अपने वेस्ट जनरेशन को किसी तरीके के साथ में कम कर सकते हैं, हम अथॉरिटीज़ के साथ में बेटर कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे ये पहले तो सर जहाँ तक वेस्ट का सवाल है, आपके साथ मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ क्योंकि आपने ये बात कही। हमारे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन था, साउथ इंडियन इंस्पेक्टर, NABH का इंस्पेक्शन था। साउथ इंडियन एक इंस्पेक्टर थी जो हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करने आई थी। सब BMW को लेके बहुत स्ट्रिक्ट मापदंड है, वो सब आप जानते हैं। और मैं नहीं, मुझे लगता है हर अस्पताल इसे फॉलो करता है, हर कोई इसे फॉलो करता है। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप अपना गीला सूखा कचरा दिखाइए।
और ये आज की बात नहीं है, पहले की, आज से 5 साल पहले की बात है, जब हम अस्पताल बना रहे थे तो हमने कहा कि नहीं, गीला सूखा कचरा तो हम नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है भाई, हमारे तो सरकार कराती है, आपको ये करना चाहिए। तो ये आपने कूड़े की बात करी, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आमतौर पर एक बेसिक सी ये जो चीज़ होती है ना, गीला कचरा, सूखा कचरा, और उसी तरीके से उसका डिस्पोजल, ये भी हम आम लोग नहीं करते। सर, हम भी नहीं करते हैं एज नॉर्मल पर्सन्स इन आवर हाउसेस। कुछ लोग करते भी होंगे पर अमूमन लोग नहीं करते हैं। आपने कचरे की बात कही तो इसलिए मैंने इसमें प्राची जी मेरा अपना ये मानना है, जब हम देश की बात करते हैं तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने है। समझ देखिए दुनिया देश कहाँ पहुँच गई है, और जब भी सफाई की बात होती है, साफ सफाई की, तो सबसे पहले इंदौर का नाम सभी के जहन में आता है। इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है और एक इंस्पिरेशनल भी है। और फिर से आप और मैं तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने साथियों से भी अगर ये बात करें कि आप भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या देहरादून इंदौर नहीं बन सकता? भाई ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जो इंदौर कर सकता है और देहरादून का शासन प्रशासन और देहरादून के लोग नहीं कर सकते? तो कहीं ना कहीं मैं ये महसूस करता हूं, क्योंकि हम इन चीज़ों पे काम करते हैं, जो एक इच्छा शक्ति होने की बात है, जो हमारी सरकार में, हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में, हमारी अथॉरिटीज़ में, भाई आप एक मिशन मोड में करिए। आज साफ़ सफाई जो है, वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन किसी भी शहर के लिए उसकी साफ़ सफाई, तो ये जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें होती हैं, मैं वापस सवाल पर आऊँ जो आपने कहा 5 साल के बाद में, तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमारा ट्रैफिक है, हमारी पार्किंग है, हमारी मोबिलिटी है। आज आप शहर पर निकल जाइए, आप पैदल नहीं चल सकती हैं। हो सकता है आपकी पैदल चलने की इच्छा हो, क्योंकि चारों तरफ अतिक्रमण का नज़ारा है और फुटपाथ जो है वो नदारद हैं। तो इंसान चले भी तो कहाँ चले? बहुत से शौकीन लोग हैं जो साइकिल चलाना चाहते हैं, लेकिन साइकिलिंग की कहीं कोई व्यवस्था, वैसी व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ पर साइकिलिंग शौक के लिए चलाते हैं, लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए साइकिल नहीं चला पाते हैं, बहुत कम चला पाते हैं। तो ऐसे जो हमारे देश में भी और दुनिया में भी जो एडवांस्ड जो शहर माने जाते हैं, तो उनका हम बिल्कुल स्पष्ट हिंदी में कहें, अनुसरण करना बड़ा आसान है। आप कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के आइए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहल नहीं हुई, पहल होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद में उस पर ब्रेक लग जाता है। तो ये आप कोई एक बड़ा ब्लूप्रिंट बनाइए, आप कोई विजनरी डॉक्यूमेंट बनाइए, आप पब्लिक फीडबैक को लेकर के साथ चलिए। तो ऐसे करके जो है, आज चूंकि आप आ रही थी तो मैंने एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर देहरादून भी तैयार किया था, लेकिन हो सकता है आप कोई और सवाल पूछना चाहें उससे पहले, फिर उसके बाद में फिर सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मैं एक सोशल एक्टिविस्ट से बात कर रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके जहन में ठहर जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको भगत सिंह चाहिए, हम सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में। कहने का मतलब ये है कि हम सब कंप्लेन करते हैं, हम सबको एक अच्छी चीज़, अच्छी जगह, अच्छा शहर चाहिए, लेकिन हम खुद उस पर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि हम देहरादून की बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम देहरादून वाले हैं, और अगर कोई देहरादून वाला है तो वो अपने देहरादून से प्यार करता है। सर मैं करती हूँ, आप करते हैं। अगर कोई देहरादून में रहा है तो उससे प्यार है अपनी जगह से। तो क्या आपको लगता है कि हम देहरादून वालों को खुद की भी एक पहल, एक मुहिम, एक खुद में होना चाहिए कि हाँ ये मेरा शहर है, मुझे ये करना चाहिए? देखिए, बिना प्यार के तो कुछ हो नहीं सकता है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड के जो सरकार भी है, जो बड़े लोग हैं शासन प्रशासन में, मैं उन्हें भी एक नागरिक की तरह एक संदेश देना चाहूँगा कि आपको उत्तराखंड से और देहरादून शहर से प्यार करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप उसके साथ में ईमानदारी के साथ प्यार नहीं करेंगे, तब तक कुछ बेहतर नहीं होने वाला। तो ये एक तो प्यार की बात हो गई। अब शहर में बहुत सारे वेल मीनिंग लोग हैं, बहुत सारे रिटायर्ड लोग भी हैं, बहुत सारे युवा हैं, पढ़े लिखे लोगों का शहर है। तो और मैं प्राची जी, अपने मेरा जो थोड़ा बहुत जीवन का अनुभव है, उसके आधार पर मैं कई बार मैंने इस बात को देखा है, महसूस किया है, और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जब हम अगर कोई अच्छा सिस्टम बनाते हैं तो अधिकांश लोग उस सिस्टम को 80-90% लोग उसको फॉलो करते हैं। तो देहरादून के लोग, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि अगर जो हमारा जो तंत्र है, अगर वो लोगों की इस गुडनेस को अगर वो कहीं किसी तरीके के साथ चैनलाइज कर पाता है, तो ये जो है कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनके पाले पर ये वाली गेंद आती है। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर,
लोग रिलेटिवली पीसफुल हैं, इधर कोई क्राइम बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, संस्थागत तौर पर जैसे मैंने कहा कंपैरेटिवली सेफ स्टेट में रहते हैं। तो अन्य राज्यों की हम तुलना करें तो वो एक आपकी तैयारी होती है ना, सारी देखिए तैयारी पूरी है। वो खाली क्या जैसे एक पेंटर होता है, आप तो एक पोइटस हैं, आप क्रिएटिव हैं, तो आपके पास में सब कुछ है, आपके पास रंग है, आपके पास में बोर्ड है, लेकिन खाली क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसा, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश का जिक्र करूँ, जब भी हिमाचल प्रदेश का नाम आता है तो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री जी का नाम एक बड़े प्यार आदर सम्मान के साथ में लोग लेते हैं कि यार वो थे तो इसलिए हिमाचल बन गया। तो उत्तराखंड को भी ऐसा नेतृत्व, देहरादून को ऐसा नेतृत्व मिल सके, क्योंकि शहर बड़ा खूबसूरत है, तो बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। खैर ये एक बात हो गई। और अगर हम सोल्यूशन की बात करें, जैसे कि मेरी बात थी कि कंप्लेन तो हम सब कर रहे हैं, तो लेकिन सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, एक सोल्यूशन प्राची जी, ये थोड़ा जैसा मैंने कहा क्योंकि आप आ रही थी, तो एक किस्म का एक हल्का फुल्का 5 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर देहरादून आज के इस संवाद के लिए मुझे लगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेड कोई पर्चा होगा और आप लोग भी जो इसको देख रहे हैं, अगर आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ पा रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स प्राची जी को, मुझे दोनों को अच्छा लगेगा। अगर आप अपने कुछ विचार भी जो है इसको लेकर के साझा करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए प्राची जी, जैसे अगर पहले बिंदु को बात करूँ तो एक डीकंजेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ासकर जोशीमठ के बाद में आप सबको पता है, हम सबको जोशीमठ में क्या हो रहा है, तो उत्तराखंड राज्य में भी कैरिंग कैपेसिटी को लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई जो जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उसमें ज़्यादा दबाव मत डालिए। तो जब हम डीकंजेस्ट की बात करते हैं, तो चाहे हम अपने लैंड बैंक बनाने की बात करें, अपने ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने की बात करें, अपनी पार्किंग को करें, अपने एनक्रोचमेंट्स को हटाने, और इसको लेकर सरकार काम भी करती है, ऐसा नहीं है। और सैटेलाइट सिटी, तो जो जानकार लोग हैं उनका कई बार कहना है, उदाहरण के तौर पर देहरादून की बात करें तो आज डोईवाला है, आज आपका सहसपुर है, आपके अलग अलग इलाके हैं। अगर आज वहाँ पर इन सुविधाओं को विकसित किया जाता है तो वहाँ से जो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है वो कम पड़ेगा। और मैं इसमें एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एनसीआर दिल्ली का है। अच्छा। एनसीआर में भी एक ज़माने में बड़ा दबाव था, तो अगर हम इतिहास के पन्नों पर वापस जाएं तो वहाँ पर भी उस समय शासन प्रशासन ने एनसीआर के दबाव को कम करने के लिए, चाहे वो नोएडा है या गुड़गांव है या काउंटर मैग्नेट सिटीज़ हैं, उनको ऐसे विकसित किया। तो इसी तरीके के साथ में एक डीकंजेस्शन की मोटी बात है, उसकी यहाँ पर आवश्यकता है। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो मोबिलिटी को लेकर के है, चाहे हम अपनी सड़कों की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, वॉकिंग को लेकर बात करें, साइकिलिंग को लेकर बात करें। तीसरा बिंदु प्राची जी हमारा ग्रीनरी को लेकर के। ग्रीनरी एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ग्रीनरी के साथ में बायोडाइवर्सिटी और पेड़। देखिए इतने पेड़ बेतहाशा तौर पर, अब ठीक है, अब कहते हैं भाई विकास चाहिए तो हम सड़कों के लिए पेड़ काट रहे हैं, लेकिन पेड़ का अपना बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे करके देहरादून शहर का क्लाइमेट, यहाँ का वेदर, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का डिजास्टर, यहाँ के अर्थक्वेक्स, देहरादून तो एक सेस्मिक जोन में आता है, और रेजिलियंस, तो ये हमारे सारे ग्रीनरी को लेकर के इस पर भी सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। चौथी बात हमारा मैनेज मीन्स फ्यूचर, आज और कल, हमारी सिटी का फ्यूचर, हमारे कचरे का फ्यूचर, हमारे ड्रेनेज जल भराव का फ्यूचर, हमारी हाउसिंग, हमारा पॉपुलेशन, हमारा माइग्रेशन, हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने उसको टच नहीं किया। हमारे शहर की इकोनॉमी क्या होगी, हमारा डेटा इज गोल्ड, इसको कहते हैं। और पांचवी और आखिरी बात प्राची जी, हमारी जो एस्थेटिक्स हैं, हमारी चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, हमारा हेरिटेज है, हमारी नदियां हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब इसमें नेचुरली इसमें बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी होंगी, लेकिन एक मोटा खाका एक देहरादून शहर की बेहतरी का, चूँकि आपने कहा हम कुछ सॉल्यूशन के साथ में एक अच्छे होप के साथ में हम अपने संवाद को भी समाप्त करें, तो शायद कुछ इंस्पायर कर पाएंगे। एक बहुत खूबसूरत बात देहरादून की जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर ली टुवर्ड्स व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम, बट कुछ एक खूबसूरत नोट पे अगर हम खत्म करें तो कुछ बताइए सर, कोई एक खूबसूरत चीज़ जो आपको देहरादून की लगती है। जैसे मुझे अपने बचपन से याद है, मुझे लगता है हम उतने मोमो खाते हैं जितने तिब्बत में भी कोई नहीं खाता होगा। मुझे देहरादून की हरियाली बड़ी पसंद है, और मैं बड़ा एक सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ, लेकिन देहरादून शहर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जब आप वहाँ निकल जाएं तो आप महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग में हैं। और बड़ी बुनियादी और बात बोलूँ तो घर के बाहर भी घूमते हुए कई बार ऐसा महसूस होता है, बल्कि बिल्कुल पर्सनल बात बता रहा हूँ, वैसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, मैं कंपेयर करता भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब मैं कहता हूँ यार हमारी लाइफ तो रतन टाटा जी से और मुकेश अंबानी जी से ही बेहतर है, क्योंकि
अधिकांश समय जो है देहरादून का ये खूबसूरत जो आसमां है ये हमारे सामने है। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों की, हमारे जो नागरिक हैं, हम लोगों की, और जो हमारी जो पूरी जो सियासत है, जो पूरा तंत्र है, हम लोगों की कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ियों को हमें नीला आसमान और ये हरियाली जो है हम विरासत में इस देहरादून खूबसूरत शहर की छोड़ के जा सकें। तो ये हम एक नेक काम सभी के लिए करेंगे। तो सभी के लिए पैरों के नीचे हरी ज़मीं और ऊपर आसमान छोड़ के हम जाएं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक्स। थैंक यू।